रहस्यमयी यात्रा पार्ट 15। रमेश विकास को हटाने के लिए उसे पकड़कर धक्का देता है, लेकिन जैसे कि वह पत्थर की चट्टान हो, टस का मस भी नहीं होता है। रमेश उसके बगल से जाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से सामने कमल आ जाता है। सभी की आंखों में खून उतर आने के कारण आंखें बिल्कुल लाल दिख रही थीं। एक एक करके रमेश और उसके बैग के बीच में कार्यालय के लोग आकर खड़े हो जाते थे। खिड़की के बाहर कुछ बिल्डिंग की लाइट्स दिख रही थी कि अचानक चारों ओर अंधेरा छा जाता है। कार्यालय की और रमेश के कमरे की लाइट्स भी बंद हो जाती हैं। चारों ओर सिर्फ अंधेरा। बाहर से बादल गरजने की आवाज आती है और फिर बिजली चमकती है। तिलक: लगता है बाहर मौसम खराब हो जाने के कारण लाइट गुल हो गई है। रमेश: मुझे तो वहां भी इसी का काम लगता है। अचानक से बिना लाइट के ही प्रोजेक्टर्स चालू हो जाते हैं। रमेश: ये बिना लाइट के प्रोजेक्टर्स कैसे चालू हो गए सर? तिलक: वहां देखो, गीतांजलि ने उन्हें और कंप्यूटर्स को बैटरी से जोड़ दिया है। रमेश: कितना भयानक दृश्य बना दिया है। बाहर पूरी तरह अंधेरा है, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं और यहाँ हम इन तिलस्मी लोगों के बीच में खड़े हैं, जहाँ सामने तीनों ओर से खून के झरने बह रहे हैं। बीच बीच में रोने और चीखने की आवाजें आ रही हैं। इतने में तो कमजोर दिल वाला चल ही बसेगा। पीछे की कुर्सी के पास से खून के झरने के सामने काला धुआं उठना शुरू होता है। रमेश: सर वहां देखिए, वो प्रोजेक्टर में है या उसके बाहर? तिलक: धुआं तो सामने ही दिख रहा है। काला धुआं पीछे की पूरी दीवार को ढक लेता है। एक मोटी और गंभीर आवाज आती है। तुम्हें कहा था कि रात को ये जगह मेरी है, लेकिन तुम लोग नहीं माने। अब परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। गीतांजलि उस धुंध की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तिलक: अरे नहीं गीतांजलि, नहीं, तुम उस ओर नहीं जा सकती, रुक जाओ। गीतांजलि इतनी देर बाद पहली बार बोलती है, लेकिन उसकी नजरें अभी भी आखिरी कुर्सी की ओर ही थी। मैं नहीं रुक सकती, बहुत हुआ। मुझे जो मिलना था वह नहीं मिला। मैं उस कुर्सी के ही लायक हूँ। मुझे वहां पीछे ही बैठना चाहिए। तिलक: नहीं गीतांजलि, तुम एक अच्छी प्रोग्रामर हो, साथ ही मुख्य प्रोग्रामर भी हो। इस तरह अवसाद की स्थिति में मत जाओ। रमेश: क्या अवसाद? यानी डिप्रेशन की स्थिति में? तिलक: हाँ रमेश, यहाँ अभी तक जितनी भी मौतें हुई हैं वे सभी अवसाद से ही हुई हैं। लोग अवसाद की स्थिति में सबसे अलग होकर अकेले और सबसे पीछे रहने की कोशिश करते हैं, और इसी बात का फायदा ये नकारात्मक ऊर्जा रूपी धुआं उठाता रहा है। इसके नियंत्रण में सिर्फ ये कर्मचारी ही नहीं है, बल्कि हमारे भूतपूर्व 3 कर्मचारी भी हैं, और वो इस कार्य में प्रत्यक्ष रूप से इसकी सहायता कर रहे हैं। उनमें नकारात्मकता को इस नकारात्मक ऊर्जा ने और भी बढ़ा दिया है। ईर्ष्या, द्वेष और घृणा को हथियार बनाकर इस काली धुंध ने उन तीनों को इस आखिरी कुर्सी पर बैठने को मजबूर कर दिया, और इस काली धुंध का अगला शिकार अब गीतांजलि है। रमेश: गीतांजलि, उस कुर्सी की ओर मत जाओ। तिलक: उस कुर्सी पर बैठते ही तुम पूरी तरह से अवसाद की स्थिति में चली जाओगी गीतांजलि। अभी भी वक्त है, तुम कंपनी के लिए बहुत मायने रखती हो, प्लीज रुक जाओ। गीतांजलि के कदम रुकते हैं, लेकिन शायद काली धुंध ने अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्टर पर ईर्ष्या और घृणा के दृश्य बढ़ा दिए थे। साथ ही रोने, चीखने और तड़पने की आवाजें भी तेज हो गई थीं। तिलक: अब कोई रास्ता नहीं बचा।
रमेश, तुम अपने बैग की ओर जा रहे थे, वो जगह खाली है, जल्दी जाओ। रमेश विशाल के बगल में खाली जगह से उस ओर जाकर बैग उठाता है और बैग लेकर वापस आ जाता है। बैग खोलकर बॉक्स में से लकड़ी निकालता है और स्वप्न को याद करके उसी तरह लकड़ी के बीचों बीच अपनी हथेली से मुट्ठी बांधकर पकड़ता है और हथेली को अपनी तरफ करके आंख बंद करके सीने में लगा लेता है। तिलक ने इस तांत्रिक शक्तियों से भरपूर लकड़ी को उस स्वप्न के बाद भौतिक रूप में पहली बार देखा था। रमेश की आंख बंद करने और लकड़ी को सीने से लगाते ही तेज प्रकाश उस लकड़ी से निकलकर रमेश के सीने में प्रवेश करता हुआ दिखता है। रमेश उस झटके से कुछ कदम पीछे की ओर चला जाता है और तिलक के कमरे की दीवार से टिक जाता है। शायद रमेश को इस तरह पीछे हटने का भी आभास नहीं था, क्योंकि वह पूरी तरह उस प्रकाश को अपने सीने में प्रवेश के अनुभव में डूब चुका था। उसके चेहरे पर कौतुक के साथ साथ कुछ कष्ट होने का आभास भी देखा जा सकता था। कुछ देर रमेश के शरीर में प्रवेश करने के बाद वो प्रकाश रमेश के ऑरा को फैलाना शुरू करता है। रमेश के चारों तरफ उसका आभामंडल अंधेरे और प्रोजेक्टर की लाल रोशनी में चारों ओर बढ़ता साफ दिखाई दे रहा था। ऑरा, जो साधारण तरह अदृश्य होता है और जिसे केवल महसूस किया जा सकता है, वो आज इस तांत्रिक शक्ति के कारण प्रकाशमान था और इस काली धुंध की ओर बढ़ रहा था। कुछ ही देर में वह उस काली धुंध से टकराने लगा। जैसे जैसे वो प्रकाश धुंध से टकरा रहा था, चीखों की आवाजें और तेज हो रही थी। बीच बीच में बाहर से बादल गरजने और बिजली कौंधने की आवाज और चमक रही थी। कभी काली धुंध अपनी ताकत बढ़ाकर और आगे साथ आए प्रकाश को पीछे करती, तो कभी वह प्रकाश उस काली ताकत को पीछे धकेल देता था। तिलक इस तांत्रिक शक्ति को समझने का प्रयास कर रहा था। इस वैचारिक द्वंद्व को रमेश और अधिक देर तक जारी रखने में समर्थ नहीं दिख रहा था। उसके भौतिक शरीर की भी कुछ सीमाएं थी। साथ ही साथ उसके शरीर ने पहली बार ऐसी शक्ति का अनुभव किया था। योगी के आदेशानुसार तिलक इस द्वंद्व के बीच में नहीं आकर इस द्वंद्व को रमेश के नाम करना चाहता था। रमेश को सहायता देने के उद्देश्य से तिलक ने अपना एक हाथ रमेश की पीठ और दीवार के बीच में रख दिया। इस तांत्रिक लकड़ी का प्रकाश जो रमेश के शरीर से होकर चारों ओर फैल रहा था, वह केवल इस लक्ष्य उस काली धुंध से ही टकराने लगा, जिससे तंत्र शक्ति एक निश्चित दिशा पाकर कई गुना तेज मार करने लगी। साफ दिखाई दे रहा था कि अब इस काली धुंध का स्थान कम होता जा रहा है। जैसे जैसे काली धुंध कम हो रही थी, 3 पारदर्शी आकृतियां स्पष्ट होने लगी थी। काली धुंध की उन आकृतियों से नीचे जाते ही वे पारदर्शी आकृति अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ करने लगी। योगी, तिलक, रमेश को तांत्रिक ऊर्जा से तुरंत मुक्त कराने की आवश्यकता है। उसका शरीर इससे अधिक तांत्रिक ऊर्जा बर्दाश्त नहीं कर सकता। योगी की आवाज ध्यान योग के माध्यम से सुनते ही तिलक ने अपना हाथ रमेश की पीठ से हटाकर उसके माथे पर रख दिया। माथे पर हाथ रखते ही लकड़ी की तांत्रिक शक्ति रूपी प्रकाश रमेश के स्थान पर तिलक की ओर प्रवाहित होने लगा। तिलक आंखें बंद कर लेता है और ध्यान योग और नियंत्रित कुंडलिनियों के माध्यम से उस ऊर्जा को अपने में समाहित कर लेता है। तांत्रिक शक्ति से भरपूर लकड़ी में से कुछ समय बाद प्रकाश निकलना बंद हो जाता है। रमेश इस बदलाव से दीवार से टिका हुआ नीचे बैठ जाता है, फिर कुछ संभलता है और फिर खड़ा हो जाता है। रमेश का स्वप्न सच हो चुका था, लेकिन उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आधुनिक युग की बात करने वाला और बार बात पर हंसने वाला तिलक कुछ इस तरह की शक्तियों को भी नियंत्रित कर सकता है। सामने उन 3 आकृतियों में से एक गीतांजलि को अपनी ओर बुला रही थी, बाकी 2 लोगों को नियंत्रित कर रही थी। कांच के दरवाजे के बाहर अंधेरे में झांकते हुए एक लड़का और एक महिला तिलक को दिखाई देते हैं। तिलक झट से जाकर दरवाजा खोलता है और उन्हें अंदर बुला लेता है। उनके पीछे परवीन भी खड़ा होकर बाहर के आंधी तूफान से डर रहा था। तिलक उसे भी अंदर खींच लेता है।
तिलक उस अदृश्य आकृति की ओर देखकर जो गीतांजलि को अपनी ओर बुला रही थी बोला, वर्मा जी, ये देखिए आपका बेटा, जिसके लिए आप मुख्य प्रोग्रामर का पद चाहते थे और जो आपको ना मिलकर गीतांजलि को मिल गया था। वर्मा जी, जिस काली ताकत का आप साथ दे रहे हैं उसने ही आपके प्रमोशन के समय ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी थी जिससे आप अवसाद की स्थिति में चले जाएं और आप उस आखिरी कुर्सी पर बैठ जाएं जहां से वो आप पर पूरा नियंत्रण करके आपको खत्म कर सके और आपकी आत्मा को अपनी ताकत बना सके। और देखिए, वही हुआ। इस सब में गीतांजलि का कोई दोष नहीं है। अपने इस बेटे को देखिए, आप इसी के लिए सब कुछ करना चाहते थे ना। हम इसे आज से ही इस कंपनी में इसकी योग्यता के अनुसार नौकरी पर रखते हैं और हाँ, ये हमने केवल इसकी काबिलियत को देखकर ही निर्णय लिया है। वर्मा जी की भटकती आत्मा जो गीतांजलि को उस कुर्सी की ओर बुला रही थी, अपने बेटे के उज्जवल भविष्य को देखकर गदगद हो गई, जिससे उसकी सारी नकारात्मकता खत्म हो गई। वह आत्मा आनंद को प्राप्त हुई और कुछ ही क्षणों में वह विचलित न होकर शांत होते गई और उस आखिरी कोने से निकलकर अपने पुत्र की ओर आई। उसके बेटे की आंखों में आंसू थे। पापा, आप खुश हैं? मेरी नौकरी लग गई। वर्मा जी की आत्मा अपने बेटे को स्पर्श करके तिलक को स्पर्श करते हुए खिड़की से निकलकर आसमान में जाते हुए दिखाई देती है। तिलक के मुंह से अनायास ही निकल जाता है, हे ईश्वर, इन्हें अपने चरणों में स्थान देना। बाकी दो अदृश्य आत्मा अभी भी अन्य सभी लोगों पर अपना नियंत्रण बना रही थी। गीतांजलि इस नियंत्रण से तो मुक्त हो गई थी, लेकिन इतनी देर तक नियंत्रण में रहने के कारण बेहोश होकर नीचे गिर गई। तिलक ने उसे अभी होश में लाना ठीक नहीं समझा। तिलक, अहमद, वर्मा जी ने कभी भी आपको बुरा नहीं चाहा था और सौरभ तुम्हें भी अहमद पहचानता भी नहीं था। वह तो नई भर्ती था। जैसे इस काली ताकत ने वर्मा जी को अवसाद की स्थिति तक पहुंचाने के लिए साजिश रची, ठीक उसी तरह अहमद को वर्मा जी के खिलाफ ईर्ष्या उत्पन्न की और सौरभ को अहमद के खिलाफ ईर्ष्या उत्पन्न की और तुम दोनों को ही अवसाद की स्थिति में लाकर उस आखिरी कुर्सी जिस पर उस काली ताकत का पूरा नियंत्रण था तक पहुंचा दिया। स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि दोनों पारदर्शी आत्माओं पर तिलक की बातों का प्रभाव पड़ रहा था। वे स्थिर थी, जिन्हें देखकर तिलक अपनी बात जारी रखता है। अहमद, ये तुम्हारी बहन जिसे तुम पढ़ाना लिखाना चाहते थे, ये अब अच्छे पद पर कार्यरत है, क्योंकि तुम्हें इस स्थान पर तुम्हारी जानकारी के बिना तुम्हारी आत्मा को कैद करके रखा गया था, इसलिए तुम्हें इसका ज्ञान भी नहीं हुआ और तुम इसी ईर्ष्या में जलते रहे, जिस कारण तुम मुक्त भी नहीं हो पाए। सौरभ, सभी तुम्हें बहुत पसंद करते थे। ये तुम्हारा सबसे प्रिय मित्र परवीन, जो तुम पर जान छिड़कता था, तुमने इसके बारे में भी नहीं सोचा। देखो, ये उसी पद पर होते हुए भी कितना खुश है। असल में तुम तीनों की आत्माओं को तुम लोगों की जानकारी के बिना ही कैद कर रखा गया था, जबकि तुम लोग इसे अपनी स्वतंत्रता समझ रहे थे। जाओ, तुम्हारी मुक्ति का अवसर है, इस अवसर को जाने मत दो। अहमद की आत्मा अपनी बहन को स्पर्श करती है और तिलक को छूती हुई आसमान में चली जाती है। इसी तरह सौरभ की आत्मा भी परवीन और तिलक को स्पर्श करते हुए आसमान में विलय हो जाती है। तिलक, हे ईश्वर, इन्हें अपने चरणों में स्थान दे। तिलक अपने हाथ जोड़ देता है। रमेश को यह सब देखकर विश्वास नहीं हो रहा था। आखिरी कुर्सी की ओर धुंध फिर से बढ़ने लगी थी, जिसे देखकर रमेश अपने हाथ को, जिसमें तांत्रिक लकड़ी थी, पुनः अपने सीने की ओर ले जाने लगता है। लेकिन इस बार ध्यान योग से योगी आकाशवाणी करते हैं, रमेश, इसका काम आज के लिए पूरा हुआ। ये काली ताकत अभी अभी अंधकार लोक से ताकत एकत्रित करके लौटी है। इसका सामना तिलक योगी को करना होगा। रमेश अपना हाथ नीचे कर लेता है। तिलक योगी नाम सुनते ही उसे कुछ समय पहले न्यूज़ चैनल में आए समाचार की याद दिलाता है। क्या सच में तिलक योगी है?
उसके मुंह से अनायास ही निकल जाता है। तिलक, रमेश, हमें जल्द ही इन सबको लेकर बाहर निकलना होगा। यहाँ हम सभी के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। वैसे भी अब इस काली ताकत का हमारे कार्यालय से संबंध तीनों आत्माओं के मुक्त होते ही खत्म हो गया है। रमेश को तिलक की बात सही लगी। तिलक ने अपने प्रभाव से कार्यालय में उपस्थित सभी लोगों को कुछ देर के लिए उस काली ताकत से मुक्त कराया, जिससे सभी को होश आने लगा। रमेश, सर, सभी को होश आ रहा है। अब इन्हें बाहर ले चलने में आसानी होगी। रमेश, तिलक और परवीन एक एक करके सभी को बाहर ले जाने के लिए सहारा देते हैं। सभी बिल्डिंग के प्रथम माले से उतरकर बिल्डिंग के सामने आ जाते हैं। जो भी कर्मचारी लंबे समय तक उस काली ताकत के नियंत्रण में थे, वे उसके नियंत्रण से बाहर आने के बाद भी ज्यादा कुछ समझ नहीं पा रहे थे। गीतांजलि, ये सब क्या हो रहा है रमेश? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। घोर अंधकार में आकाश काले बादलों से ढका हुआ है। बीच बीच में बादलों की गड़गड़ाहट दिल दहला देती है। उस पर बिजली का कौंधना जैसे दिल में भय पैदा करती है। कार्यालय में काली धुंध पूरी तरह फैल चुकी है, जिसके कारण अब वह खिड़की से बाहर आना शुरू हो जाती है और कुछ ही देर में उस बिल्डिंग को अपने अंदर समा लेती है। उस बिल्डिंग को बीच बीच में काली धुंध के बीच में तभी देखा जा सकता था जबकि बिजली कौंध जाती थी। ना जाने कार्यालय के अंदर से कंप्यूटर का साउंड इतना तेज कैसे हो गया था कि नीचे भी चारों ओर चीखने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। तिलक ने वर्मा जी के बेटे और अहमद की बहन को वहां से चले जाने के लिए इशारा किया। गीतांजलि, सर, वो देखिए, हमारे कार्यालय की बिल्डिंग उस धुंध के बवंडर में फंसकर जमीन से ऊपर उठ रही है। रमेश, सर, लगता है गीतांजलि जी के दिमाग पर गहरा असर हुआ है। विकास, हाँ सर, देखिए, हमारी बिल्डिंग तो उड़ती जा रही है। सुमन, सर, भूकंप। सर, यहाँ जमीन भी हल्की हल्की हिल रही है। गीतांजलि, हाँ, ये तो भूकंप है। विकास, ये हो क्या रहा है सर? रमेश तिलक की ओर देखता है। सर, ये हो क्या रहा है? तिलक, हमें लगता है हमें वर्मा जी के बेटे और अहमद की बहन को यहाँ से कुछ दूर तक छोड़कर आना चाहिए। तुम रुको, हम आते हैं। रमेश तिलक को देखते ही रह जाता है और तिलक दोनों के साथ वहां से तेज कदमों के साथ निकल जाता है। रमेश, ये किस तरह के इंसान है? ये तो मेरी समझ से ही परे है। हे भगवान, कैसे कैसे इंसान बनाए हैं आपने। तिलक दोनों को कुछ दूर तक पैदल ही छोड़कर उनसे विदा लेता है और धीरे से पार्किंग की ओर चला जाता है। गाड़ी से अपनी पोशाक निकालता है। गीतांजलि, रमेश, सर कहाँ चले गए? विशाल, क्या ये सिर्फ मुझे ही दिख रहा है या तुम सभी को? गीतांजलि को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। विकास, गीतांजलि मैम, ये सच में हो रहा है क्योंकि ये हमें भी दिख रहा है। सुमन, तुम ठीक हो ना? सुमन अपना सिर पकड़ी हुई इस तरह झूम रही है जैसे वो गिरने ही वाली हो। रमेश उसे सहारा देकर नीचे बिठा देता है। तेज लेकिन मोटी और गंभीर आवाज उस काली धुंध से, जिसने बिल्डिंग को अपने अंदर घेर रखा है, आती है। तुम सभी जैसा देख रहे हो, ये बिल्डिंग अब नहीं रह जाएगी। मैंने तुम लोगों को मना किया था कि रात्रिकालीन मेरे निवास पर मत रुको, लेकिन तुम लोगों ने नहीं माना। अब देखो, ये आसमान, ये बादल, बिजली सब मेरे नियंत्रण में है। रमेश, ओह, मेरे सिर को क्या हो रहा है? क्या सच में बिल्डिंग हवा में उड़ रही है? और ये जमीन क्यों हिल रही है? काली धुंध में से मानवाकृति की तरह काली धुंध के भी दो हाथ निकलते हैं और रोड के उस ओर रखी हुई दो गाड़ियों को उठाकर सामने खड़े हुए लोगों को फेंकते हैं। अचानक बिजली कौंधती है, जिसकी रोशनी से में ऊपर से आती हुई गाड़ियां रमेश को दिखाई देती हैं। रमेश चिल्लाता है, सभी बचो, ऊपर से गाड़ियां गिर रही हैं। सभी इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन कुछ देर बाद जब ऊपर से कुछ नहीं गिरता तो सभी ऊपर की ओर देखते हैं। गाड़ियां हवा में उड़ रही थी। एक बार फिर से बिजली कौंधती है
ऊपर हवा में एक नकाबपोश, काली पैंट दस्ताने और कैप लगी हुई, सफ़ेद फुल टी शर्ट, शॉक शूज, चेहरे और सिर पर सफ़ेद कपड़ा जिसमें माथे के स्थान पर दीपक की लौ की आकृति का मखमली लाल टीका, माथे और आँख के नीचे के कपड़े की काली बॉर्डर के बीच में नीली आंखों वाला दिखाई देता है। परवीन, ये तो तिलक योगी है। इसके बारे में कुछ समय पहले न्यूज़ चैनल में भी आया था। गीतांजलि, 21वीं सदी का सुपर हीरो तिलक योगी। विकास, हाँ, वही तिलक योगी। सभी के चेहरे पर उम्मीद की किरण दिखाई देती है। कुछ देर पहले जिन चेहरों पर निराश और भय के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था, वहाँ अब हल्की सी मुस्कान और कौतुक भरी नजरें थीं। तिलक योगी ने अपनी ध्यान ऊर्जा से उन गाड़ियों को हवा में ही रोक दिया था। व्यक्तियों से रहित खाली जगह, तिलक योगी ने उन गाड़ियों को उस खाली जगह पर गिरा दिया। नीचे जमीन पर खड़े सॉफ्टवेयर कार्यालय के कर्मचारियों ने तिलक योगी चिल्लाना शुरू कर दिया। रमेश को आनंद तो आ रहा था, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या इस आधुनिक युग में भी इस तरह का सुपर हीरो हो सकता है। रमेश को स्वप्न की बात याद आती है, जब उन योगी ने कहा था कि कुछ समय पूर्व ही एक व्यक्ति को ध्यान और योग की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। अब सभी लोगों के साथ रमेश भी तेज स्वर में आवाज़ लगाने लगा था, तिलक योगी। लेकिन बीच बीच में उसकी नज़रें तिलक के लौटने की प्रतीक्षा कर रही थीं। लोगों को चोट पहुंचाने के असफल प्रयास के कारण काली ताकत क्रोध में अपने आकार को और भी बढ़ा रही थी। जमीन जो अभी तक थोड़ी बहुत कंपन कर रही थी, वह लगभग डोलने लगी थी, जैसे किसी तेज भूकंप में होता है। सभी खड़े हुए लोग जब खुद को खड़े रहने में असमर्थ महसूस करते हैं, तब सभी जमीन पर बैठ जाते हैं। रमेश की आवाज़ सुनकर सभी जमीन पर बैठ चुके थे और दोनों हाथों से जमीन को पकड़ लिए थे। काली धुंध जो कि बवंडर का रूप ले चुकी थी, आसपास के छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, कचरा आदि सभी अपने साथ उड़ाने लगी और लोगों के ऊपर फेंकने लगी। तिलक ने बड़े होर्डिंग को ध्यान योग से उठाकर लोगों और बवंडर द्वारा फेंके जाने वाले कचरों के बीच कर दिया, जिससे सभी लोग पुनः बच गए। काली ताकत ने पास लगे बिजली के पोल से बिजली खींचकर तिलक की ओर बिजली पर प्रहार किया, लेकिन तिलक ने आकाश की ओर अपनी हथेली करके तत्काल ही आसमान के बादल की बिजली को काली धुंध द्वारा भेजी गई बिजली पर गिरा दिया, जिससे तेज धमाका हुआ और आकाश की बिजली काली धुंध की बिजली सहित जमीन में समा गई। देखते ही देखते जहां वह बिजली गिरी थी, वहां एक बड़ा गड्ढा हो गया। काली ताकत, तुम हमारे बीच में मत आओ तिलक योगी, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, ये हमारी लड़ाई नहीं है। तिलक योगी प्रभाव से आकाशवाणी के माध्यम से बोला, जब जब तुम मानवता पर खतरा बनकर आओगे, तुम हमें हमेशा अपने सामने पाओगे। तुम्हारा खेल खत्म हुआ। तुमने प्रत्येक 5 साल में एक स्थान से एक व्यक्ति को अवसाद के माध्यम से अपनी गिरफ्त में लिया था, जिससे तुम पर किसी को संदेह ना हो। इस तरह न केवल एक स्थान पर बल्कि अनगिनत स्थानों पर एक एक करके तुमने अनगिनत लोगों को अवसाद में डालकर उन्हें अपनी गिरफ्त में लिया। जिस तरह अभी इस स्थान में 3 आत्माओं को तुम्हारे नियंत्रण से मुक्त कराया है, उसी तरह जब तक तुम अन्य आत्माओं को भी अपनी पकड़ से मुक्त नहीं करते हो, हम तुमसे लड़ते रहेंगे।